आइए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं झारखंड का मध्यकाल। मध्यकाल में झारखंड हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? महामाया मंदिर जो है हापा मुनि गांव गुमला में स्थित है। दूसरा प्रश्न, महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? तो महामाया मंदिर का संबंध जो है वह पूर्व मध्यकाल को ही हम लोग बोलते हैं राजपूत काल या सामंत काल। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापा मुनि गांव राज्य के किस जिले में है? तो हापा मुनि गांव जो है वह गुमला जिले में है। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे, हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो महामाया मंदिर का निर्माण जो है वह नागवंशी राजा गजघंट राय ने 1908 में करवाया था। पांचवा प्रश्न देखेंगे कि हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर जो है का निर्माण कब हुआ था? 1908 में हम लोग देख चुके थे। छठा नंबर हम लोग देखेंगे, महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो महामाया मंदिर का निर्माण जो है वह नागवंश के शासक के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था नागवंशी शासक गजघंट राय ने 1908 में करवाया था। सातवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, हापा मुनि गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो नागवंशी राजा जो है वह शिवदास कर्ण, सियानाथ यहाँ दिया है, शिवदास कर्ण ने विष्णु की प्रतिमा स्थापित किए थे। आठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन थे? प्रथम पुरोहित जो है वह हरिनाथ थे। हरिनाथ जो है वह मराठी ब्राह्मण थे। नौवां प्रश्न देखेंगे, गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन थे? तो गजघंट राय का धार्मिक गुरु थे जो हरिनाथ हैं। हरिनाथ जो हैं वह मराठा ब्राह्मण थे। 10वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न हम लोग देखेंगे, टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो टांगीनाथ का मंदिर जो है वह झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। टांगीनाथ का जो मंदिर है वह वैष्णव धर्म के भगवान परशुराम के तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो पूर्व मध्यकाल में हुआ था। हम लोग 12वां प्रश्न देखेंगे, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है? तो अष्टभुजी छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वह रजरप्पा में स्थित है। रजरप्पा जो है वह रामगढ़ जिले में स्थित है। 13वां प्रश्न देखेंगे, रामगढ़ झारखंड राज्य के किस जिले में? तो रामगढ़ जो है वह रजरप्पा जो किस जिले में? तो रामगढ़ जिले में है। 14 नंबर हम लोग देखेंगे, रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो पूर्व मध्य काल से है। 15 नंबर हम लोग देखेंगे,
झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो इटखोरी जो है वह चतरा में है। इटखोरी चतरा से क्या प्राप्त हुए हैं? पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और इटखोरी चतरा में ही माँ भद्रकाली की मूर्ति है और इसका निर्माण करता जो है पाल राजाओं के द्वारा हुआ था। तो 16वां प्रश्न देखते हैं। माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के किस स्थान पर किया गया है? तो स्थान जो है इटखोरी चतरा में किया गया है और इसका निर्माण करता जो है वह है पाल राजाओं के द्वारा। 17वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस शासनकाल में किया गया था? तभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े, पाल राजाओं या पाल काल के दौरान। 17वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग 18वां देखेंगे। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर किस स्थान पर आक्रमण किया था? नादिया जो है वह बंगाल में है। तो बख्तियार खिलजी कौन है? बख्तियार खिलजी जो हैं वह मोहम्मद गोरी के सेनापति या सिप हसलार हैं। बख्तियार खिलजी जो है वह झारखंड से होकर बंगाल के नदिया में जाकर आक्रमण किए थे। 19वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। बख्तियार खिलजी हम लोग पहले चर्चा किए कि ये मोहम्मद गोरी के सेनापति हैं। बख्तियार खिलजी किस शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी में झारखंड से होकर नदियां यानी बंगाल पर आक्रमण किए थे। 20 नंबर हम लोग देखेंगे कि बख्तियार खिलजी के नदियां आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक का शासन था? तो लक्ष्मण सेन का शासन था। 21 नंबर हम लोग देखेंगे। 21 नंबर देखेंगे कि गुलाम वंश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित थी। तो ये सही है। दूसरा, इल्तुतमिश तथा बलबन के शासन काल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त था। तो ये भी सही है। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। तो ये भी सही है। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा 21 का। हम लोग 22 नंबर देखेंगे। 22 नंबर, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन थे? नागवंश का शक्तिशाली राजा जो था वह है हरिकर्ण। 23 नंबर हम लोग देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी 23 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो नागवंशी का जो सेनापति है वह छज्जू मलिक को भेजा था नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए। और नागवंशी राज्य पर शासक था बेनुकर्ण का। 24 नंबर हम लोग देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब से अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो 1310 ईस्वी में। 25 नंबर हम लोग देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जो है वह दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु समय झारखंड से गुजरा था। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 26 नंबर हम लोग देखेंगे।
निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी वह है बेनुकर्ण। 27 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, मोहम्मद बिन तुगलक ने छजुद्दीन अजमल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया। सही है। तुगलक काल के सिप हसलार यानी सेनापति मलिक बयाक ने हजारीबाग के चापा किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। ये भी सही है। तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। 28 नंबर हम लोग देखेंगे, तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन था। तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। 29 नंबर हम लोग देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसीउद्दीन शाह से हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को जीतकर बंगाल की राजधानी बना ली थी। 30 नंबर हम लोग देखेंगे, लोदी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? तो झारखंड पर शासन जो है वह नहीं किए थे हरिकर्ण, और बाकी शासन झारखंड पर किए थे। यानी क्वेश्चन ये भी निकलता है कि लोदी वंश के दौरान जो है वह शासन किए थे छत्रकर्ण, विराटकर्ण और प्रतापकर्ण। हम लोग 31 नंबर देखेंगे, लोदी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? तो उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? तो उड़ीसा के गजपति वंश ने आक्रमण किया। 32 नंबर, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? तो बड़े भूभाग जो है वह कपिलेंद्र ने। तो बड़े भूभाग कौन सा है? तो बड़े भूभाग जो है वह है संथाल परगना और छोटा नागपुर। 33 नंबर देखेंगे, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था? तो लोदी वंश के समकालीन जो थे नागवंशी राजा छत्रकर्ण, प्रतापकर्ण और विराटकर्ण थे। 34 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन लोदी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। 35 नंबर हम लोग देखेंगे, 1494 में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासन हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो साहेबगंज में शरण ली थी। तो 36 नंबर हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न, जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोदी के भय से झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी? तो वह शासक जो है वह हुसैन शाह सरकी। 37 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो झारखंडी सुल्तान के नाम से आदिल शाह द्वितीय, और इनका एक अन्य नाम जो है इब्राहिम खान द्वितीय। 38 नंबर हम लोग देखेंगे, 38 नंबर देखेंगे, शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था?
तो राजमहल क्षेत्र का उपयोग किया था। 39 नंबर देखेंगे, शेरशाह के सेनापति। 40 नंबर देखेंगे कि शेरशाह के सेनापति खवास खान ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? तो श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था शेरशाह के सेनापति खवास खान ने महारथ चेरो को पराजित करके। 40 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन था, सही है। दूसरा, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया था, सही है। तीसरा जो है, झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था। उपयुक्त तीनों सही है। 41 नंबर हम लोग देखेंगे, मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 41 के दौरान हुमायूं झारखंड के इस स्थान तक आया था। तो झारखंड के भुरकुंडा तक आया था हुमायूं। जुनेद कर्रानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में रामगढ़ में है। हम लोग 43 नंबर देखेंगे। 43 नंबर, अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण है इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि। दूसरा है साम्राज्य का विस्तार करना। तीसरा है इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना। उपयुक्त तीनों सही है। 44 नंबर हम लोग देखेंगे, मध्यकाल एवं झारखंड। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश, लोदी वंश, और मुगल काल में बाबर का पढ़ना, हुमायूं, सूर्यवंश, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हम लोग समकालीन देखेंगे, जैसे खिलजी वंश का शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी है और सेनापति छज्जू मलिक है। जो नागवंशी राजा का समकालीन है बेनुकर्ण और फेनुकर्ण। तुगलक वंश जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति है मलिक बया और फिरोज शाह तुगलक स्वयं सेनापति हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया जो है इसके समकालीन थे हरिकर्ण, जो नागवंशी राजा थे। तीसरा शासक थे लोदी वंश के समकालीन थे नागवंशी राजा छत्रकर्ण, प्रतापकर्ण और विराटकर्ण। उसके बाद हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो किसे भेजा था? अकबर ने झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। तो अकबर के जो सेनापति हैं वह दो हैं। तो पहला सेनापति जो है 1585 में भेजा था, किसको? शाहबाज खान को। शाहबाज खान जो है वह मधुकर शाह को पराजित किया था। और दूसरा सेनापति है मान सिंह जो है वह भागवत राय को पराजित किया था
1589 में इसको भेजा था। 45 नंबर हम लोग देखेंगे। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खान के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त किया? तो अभी हम लोग पढ़े थे कुछ देर पहले, तो मधुकर शाह। 46 नंबर, निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो किस मुगल शासक ने? तो अकबर ने। 47 नंबर हम लोग देखेंगे। 1589 में अकबर ने किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया? तो 1589 में मानसिंह को नियुक्त किया। मानसिंह ने जो है वह नागवंशी राजा भागवत राय को पराजित किया था। 48 नंबर हम लोग देखेंगे। 1590 में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया था? तो पलामू के चेरो राजा जो उस समय थे वह थे भागवत राय। 49 नंबर हम लोग देखेंगे। 1592 में अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? तो राजमहल साहेबगंज में है, राजमहल को। 50 नंबर हम लोग देखेंगे। 1592 में उड़ीसा अभियान के लिए जाते समय मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? तो गुजरा था सिंहभूम क्षेत्र से। 51 नंबर हम लोग देखेंगे। 1592 में उड़ीसा अभियान जाते समय मानसिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो रंजीत सिंह को। 52 नंबर देखेंगे। निम्न में से किस मुगलकालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर कर दिया था? तो मुगलकालीन सूबेदार जो थे वह मानसिंह थे। 53 नंबर, 1590 से 91 के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र में परा एवं तेलकुपी में मंदिरों का जीर्णोद्धार यानी फिर से चालू कराया था? तो किस मुगल सूबेदार? तो वह थे मानसिंह ही थे। 54 नंबर हम लोग देखेंगे। 54 नंबर हम लोग देखेंगे। आइन ए अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी? मालगुजारी जो थी वह 15,500 रुपये। 55 नंबर, कोकराह के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खान आलमा से संबोधित किया गया। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का अर्थ है कि हीरे के खान का मालिक। तो 56 नंबर हम लोग देखेंगे। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन है? तो किस ग्रंथ में वर्णन है? तो वर्णन है तुजुक-ए-जहांगीरी में। हम लोग 57 नंबर देखेंगे। तुजुक-ए-जहांगीरी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खान को खोखरा विजय हेतु भेजा था? तो किस वर्ष भेजा था? तो 1615 में भेजा था। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे अनंत राय और सहबल राय।
अनंत राय और सहबल राय। 59 नंबर देखेंगे, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? तो झारखंड का राज्यपाल था इब्राहिम खान। झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान किया गया था? तो शाह की उपाधि प्रदान किया गया था। 61 नंबर हम लोग देखेंगे, नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा था? तो 12 वर्षों के लिए। जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने 1615 में दुर्जन साल को पराजित करके 12 वर्षों तक ग्वालियर किले में बंदी बनाकर रखा था। हालांकि बाद में हीरे का पारखी होने के कारण दुर्जन साल को रिहा कर दिया गया और शाह की उपाधि दिया गया। रिहा जो है जहांगीर के द्वारा किया गया था। 62 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी कहा जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे दुर्जन साल। 63 नंबर देखेंगे, जहांगीर ने 1612 में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया? तो वह है जफर खान को। 64 नंबर, जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फाथ जंग की उपाधि प्रदान की? तो फाथ जंग की उपाधि जो प्रदान की वह है इब्राहिम खान। इब्राहिम खान को फाथ जंग की उपाधि इसलिए दिया क्योंकि 1615 में नागवंशी शासक दुर्जन साल को पराजित किया था। उसके उपलक्ष्य में इब्राहिम खान को फाथ जंग की उपाधि एवं 4000 मनसब उपहार के रूप में दिए थे जहांगीर ने अपने सेनापति इब्राहिम खान को। 65 नंबर हम लोग देखेंगे, एक घटनाक्रम के दौरान हीरे ही 65 में हम लोग देखेंगे, एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो शाह की उपाधि प्रदान की गई। 66 नंबर, 1627 में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया? तो 6000 रुपये। 67 नंबर देखेंगे, जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खान पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरोवंशी शासक कौन थे? तो चेरोवंशी शासक थे अनंत राय और सहबल राय। 68 नंबर, जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिलों को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया? सहबल राय को। 69 नंबर देखेंगे, किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई? सहबल राय। खुर्रम जो है वह जहांगीर का पुत्र है। खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? इब्राहिम खान को। जहांगीर का पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाया था? तो अपनी राजधानी बनाया था राजमहल क्षेत्र में। 72 नंबर देखेंगे, शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक कौन था? पलामू का शासक था प्रताप राय। शाहजहां के समकालीन
शाहजहां के समकालीन, शाहजहां का सेनापति जो है वह शाइस्ता खान और इसके समकालीन जो है चेरो राजा तेज राय एवं प्रताप राय थे। 73 नंबर देखेंगे। 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,32,000 रुपये कर दिया? तो अब्दुल्ला खान ने। 74 नंबर हम लोग देखेंगे। मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा था? शाइस्ता खान को भेजा था। 75 नंबर। शाइस्ता खान ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था, जिसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने उससे संधि कर ली थी? तो किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था? तो 1641 और 42 जो दिया है पतंजलि बुक के अनुसार 1642। 76 नंबर। 1643 में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई करने हेतु आदेश दिया गया था? तो दिया गया था इतिकाद खान के द्वारा। इतिकाद खान की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था? मनसब प्रदान किया गया था 1000। प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इतिकाद खान से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो 1 करोड़ रुपये। 79 नंबर देखेंगे। प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खान को कितने मनसब की मनसबदारी प्रदान की गई? तो 2000 मनसब की मनसबदारी प्रदान की गई। 80 नंबर। निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी बना था? वह स्थान है राजमहल। 81 नंबर। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? तो औरंगजेब के समकालीन थे नागवंशी राजा रघुनाथ शाह और राम शाह, ये दोनों थे। नागवंशी राजा जो औरंगजेब के समकालीन थे। और चेरो वंशी में जो औरंगजेब के समकालीन थे वह थे साहब राय। 82 नंबर देखेंगे। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवरनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया? तो 1 बार। 83 नंबर। किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरो वंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी द्वैसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया, जिसे नागपुर दरवाजा भी कहा जाता है? वह है औरंगजेब। वह मुगल शासक था औरंगजेब। 84 नंबर। औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? भेजा था दाऊद खान को। कुंडा का वह कौन शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? वह थे चुनराय। कुंडा का राजा थे चुनराय। इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुनराय की हत्या करवा दी थी? सुरवर के द्वारा। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। शेर शाह का सेनापति जो है वह खवास खान जो चेरो राजा महारत चेरो को पराजित किया था। उसके बाद देखेंगे अकबर का जो सेनापति 2 थे, पहला थे शाहबाज खान और दूसरा है मान सिंह। शाहबाज खान ने नागवंशी राजा
मधुकर शाह को पराजित किया था और मानसिंह ने चेरो राजा भागवत राय को पराजित किया था। तीसरा है जहांगीर। जहांगीर के सेनापति दो ठो हैं, एक इब्राहिम खान, एक अफजल खान। इब्राहिम खान ने दुर्जन साल नागवंशी राजा को पराजित किया था, जबकि अफजल खान ने चेरो राजा अनंत राय और सहबल राय को पराजित किया था। शाहजहां के सेनापति हैं शाइस्ता खान। शाइस्ता खान ने तेज राय और प्रताप राय चेरो राजा को पराजित किए थे। उसके बाद औरंगजेब का सेनापति है दाऊद खान। दाऊद खान ने साहिब राय को पराजित किया था और नागवंशी राजा रघुनाथ और राम शाह थे जो औरंगजेब के समकालीन थे। 87 नंबर हम लोग देखेंगे। इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? औरंगा नदी के तट पर। औरंगा नदी जो है वह पलामू में स्थित है। 88 नंबर देखेंगे। मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी? शरण लिए थे सरगुजा में। पलामू का अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया? पलामू का फौजदार नियुक्त किया शहादत खान को। 90 नंबर देखेंगे। दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था? दाऊद नगर में स्थापित किया था। दाऊद खान के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपये का इनाम स्वरूप प्रदान किया था? 50,000 रुपये का। औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? रामगढ़ का राजा जो थे वह दलेल सिंह थे। दलेल सिंह ने अपनी राजधानी बादम से क्यों स्थानांतरित किया था? क्योंकि बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था, इसीलिए। 94 नंबर हम लोग देखेंगे। रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित किया? रामगढ़ में। 95 नंबर। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? राम सिंह ने। रामगढ़ राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित है जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा था? खड़गडीहा राज्य। खड़गडीहा राज्य जो है वह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। 97 नंबर। तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंद्री वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? केंद्री जो है वह झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। 98 नंबर। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? दिया जाता है शेरशाह को। 99 नंबर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा था? मुस्लिम आक्रमण से धनबाद क्षेत्र बचा था। 100 नंबर। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खोखरा के नाम से। 101 नंबर। किस चेरो राजा ने दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? मेदिनी राय ने। 102 नंबर देखेंगे। निम्न में से किस चेरो राजा ने नरोत्तमगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू किले में लगवाया था? पलामू किले में लगवाया था मेदिनी राय ने। 103 नंबर। निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दिया गया है? न्यासी राजा की संज्ञा मेदिनी राय को दिया गया है। निम्न में से किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो राजा का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मेदिनी राय के। 105 नंबर देखेंगे। पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म के किस शाखा का विस्तार हुआ था? वज्रयान शाखा का। हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे झारखंड के मध्यकाल का। उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा
घोषित किया था वह है नरसिंह देव द्वितीय।